गुड इवनिंग। इन्फ्लेशन की आज हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे आज कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो टर्म हमको यहाँ पर डिस्कस करना है वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हिंदी में बोलते हैं इसको अपस्फीति। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति, और इन्फ्लेशन में जनरल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। जनरल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और हम लोगों ने देखा था कि अगर जो जनरल प्राइसेस हैं वो घटते हैं तो इसको बोला जाता है डिफ्लेशन। ठीक। तो इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डिफ्लेशन में प्राइसेस घट रहे हैं। और ये जो प्राइसेस घट रहे हैं ये सभी चीजों के घट रहे हैं और लगातार घटते जा रहे हैं। तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन जनरल प्राइस लेवल। रिडक्शन इन जनरल प्राइस लेवल को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चीज का दाम जनरल या जो नॉर्मल दाम है वो 100 रुपए है और वो 100 रुपए से घट के अगले दिन हो जाए 95 रुपए, और फिर घट के हो जाए 90 रुपए, और फिर घट के हो जाए 85 रुपए, तो ये प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं। और ये जो एक पूरा एक फिनोमिना हमको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति। अपस्फीति देखने में फायदेमंद लगती है। देखने में फायदेमंद लगती है किसके लिए? उपभोक्ता या कंज्यूमर के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को अब जो चीजें मिल रही हैं वो पहले से कम दाम पर मिल रही हैं, दाम लगातार घटते जा रहे हैं, तो ये उपभोक्ता के लिए देखने पर फायदेमंद लगती है क्योंकि उसको बचत हो रही है। एक चीज हम लोगों ने और देखी थी कि इन्फ्लेशन में जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि डिफ्लेशन में परचेजिंग पावर में क्या परिवर्तन होगा? क्या डिफ्लेशन से भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, डिफ्लेशन के समय जो प्राइसेस हैं वो घट रहे हैं और लगातार घट रहे हैं। तो प्राइसेस के घटने से अब वो उतने ही पैसे पे, जितने उसके पास पहले थे उतने ही पैसे में अब कंपेरेटिवली ज्यादा कीमत, सॉरी, ज्यादा चीजें परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कमोडिटी है, कोई कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है वो फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए है, और एक कंज्यूमर 100 रुपए खर्च करना चाहता है, तो वो पहले कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता था? 4 यूनिट परचेज कर सकता था। 100 रुपए में 25 रुपए वाली कमोडिटी की 4 यूनिट्स परचेज कर सकता था। और अगर प्राइस अब घट के हो जाता है 20 रुपए, तो अब वो परचेज कर सकता है 5 यूनिट। घट के हो जाता है इसी चीज का दाम 10 रुपए, तो वो परचेज करता है अब 10 यूनिट्स। यानी कि उतने ही दाम पर अब उसके द्वारा ज्यादा मात्रा में चीजें खरीदी जा सकती हैं, उसकी क्रय करने की क्षमता बढ़ गई है। तो डिफ्लेशन से परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डिफ्लेशन से परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है। डिफ्लेशन परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि डिफ्लेशन देखने में तो फायदेमंद लगता है, लेकिन ये फायदेमंद है नहीं, बल्कि ये कैसा है? ये है नुकसानदायक। किसके लिए नुकसानदायक है? इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। कैसे इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है? इसलिए इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसमें जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, वो लगातार घटते जा रहे हैं। लगातार घटते जा रहे हैं। लगातार घटते जाने की वजह से अब जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ भी क्या हो रहा है? घटेगा। लाभ भी घटेगा। जब लाभ घटेगा तो अब उसके पास इंसेंटिव नहीं रहेगा, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा प्रोडक्शन को बढ़ाने का। वो अब क्या करेगा? लाभ घटने पर वो या तो उस चीज के प्रोडक्शन को बंद कर देगा या उस चीज के प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा। और जब ये ऐसा पूरी इकोनॉमी में होगा तो अब कॉस्ट कटिंग भी वो अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि लाभ घट रहा है तो लाभ
घटने पर, नुकसान में तो वो काम करेगा नहीं। तो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए या प्रॉफिट बढ़ जाए इसके लिए वो क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना करेगा वो। और यहाँ पर वो प्रोड्यूसर अपनाएगा किस टेक्निक को, कॉस्ट कटिंग टेक्निक को। कॉस्ट कटिंग टेक्निक को करने के लिए सबसे जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो है वेजेस को कम करना। वेजेस को कम करने के लिए वो क्या करेगा, जो कर्मचारी हैं या तो उनको नौकरी से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, या उनको दिए जाने वाली जो मजदूरी है वो कम कर देगा। और दोनों ही केसेस में, चाहे एक आदमी बेरोजगार हो जाए या उसकी मजदूरी कम हो जाए, दोनों ही केसेस में उसके पास अब खर्च करने के लिए रुपए या तो कम हो जाएंगे या तो रुपए नहीं रहेंगे। और जब उसके पास खर्च करने के लिए रुपए कम हो जाएंगे तब उसके द्वारा जो की जा रही जो डिमांड है वो डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक, वो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डिफ्लेशन आया, डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस घटे। अब जब प्राइसेस घटे तो प्राइसेस के घटने से जो प्रोड्यूसर हैं उनकी प्रॉफिट या इनकम भी घटी, प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिट और इनकम भी घटेगी। प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिट और इनकम घटेगी तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेंगे, या तो वेजेस घटाएंगे या वो क्या करेंगे, ले ऑफ करेंगे। ले ऑफ होता है नौकरी से निकाल देना। तो जब कॉस्ट कटिंग होगी, वेजेस घटेंगे, ले ऑफ करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो अब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। देखिए सतह पर जब हम लोगों ने देखा तो ऊपर ऊपर से देखने में ये लगा कि डिफ्लेशन से परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन डिफ्लेशन का इकोनॉमी में जो इफेक्ट होता है वो बड़ा खराब हो जाता है। और इससे अब वास्तविकता में क्या हो रही है, ओवरऑल जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। परचेजिंग पावर घटने से अब क्या होगी, जो एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि अब लोगों के पास इनकम ही नहीं रह गई या इनकम कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड के कम हो जाने से सप्लाई अगर उतनी ही बनी रहती है ये, तो यहाँ पर फिर से चीजों के दाम क्या होने शुरू हो जाएंगे, घटने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक चक्र बन जाएगा जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस चक्र को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इनके नाम अगर आप इंग्लिश में ही याद रख लें तो बड़ा बेहतर रहेगा। तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल आता है, और डिफ्लेशनरी स्पाइरल आने की वजह से ये इकोनॉमी की परिस्थिति और ज्यादा से ज्यादा खराब होनी लगती है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक डिफ्लेशन है। तो अब डिफ्लेशन से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ही एक नेगेटिव रूप है, तो वही जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर भी ली जा सकती हैं। तो उपाय क्या है डिफ्लेशन को दूर करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि जो लिक्विडिटी है वो बढ़ाई जाए, तरलता बढ़ाई जाए। इसके लिए क्या किया जाए, बैंक रेट कम किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो लोन होगा वो सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा तो अब क्या करेंगे लोग, डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रिड्यूस किए जाए, टैक्सेस को घटाएंगे तो अब चीजें
डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेंगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेंगी तो अब लोग चीजों को क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, आप बताइए पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? हम लोग पिछली क्लासेस में देख के आए हैं। तो यहाँ पर हमको मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रमुख उपाय हैं, जिन उपायों को सरकार अपना के डिफ्लेशन को कम कर सकती है। लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंक रेट और जो बाकी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके मार्केट में पैसे की मात्रा को बढ़ाया जाए, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ने से अब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये तो था डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से मिलता जुलता एक शब्द और है जिसका नाम है डिसइन्फ्लेशन, है ना। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफ्लेशन और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन बेसिकली क्या था? डिफ्लेशन था निगेटिव इन्फ्लेशन। निगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब यहां पर डिफ्लेशन में क्या था कि कीमतें घट रही हैं। डिसइन्फ्लेशन मिलता जुलता नाम है लेकिन इसमें अंतर है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन किए बढ़ने की दर को बताता है। ठीक। यहां पर इन्फ्लेशन है, कीमतें घट नहीं रही, कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन है। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की दर लगातार कम हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। ठीक। तो डिस इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की दर लगातार घटती जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। बहुत आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल दूध, समझ लेते हैं कि दूध की जो रेट है, जो कीमत है, वो है 50 रुपए पर लीटर। आज दूध 50 रुपए पर लीटर है, अगले दिन दूध का दाम बढ़ के हो जाता है 60 रुपए पर लीटर। यहाँ पर इन्फ्लेशन ने इसमें दाम कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। अगले दिन इसका दाम बढ़ जाता है और बढ़ के हो जाता है 69 रुपए लीटर। ठीक है। अगले दिन इसका दाम बढ़ता है और बढ़ के हो जाता है 73 रुपए लीटर। तो देखिए यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ा 20% से, यहाँ पर बढ़ा 15% से, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हो जाता है 76 रुपीज। तो यहाँ पर लगभग बढ़ा 10% से। यहाँ पर इन्फ्लेशन 20% से बढ़ा, यहाँ पर इन्फ्लेशन 15% से बढ़ा और यहाँ पर इन्फ्लेशन केवल 10% से बढ़ा। यानी कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन की जो रेट है, जो दर है, वो लगातार घटती जा रही है। तो ये सिचुएशन कहलाती है डिस इन्फ्लेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे, डिस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच के अंतर को। जैसे यानी कि इन्फ्लेशन घटती दर पर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम समझना चाहें तो ये उसका नॉर्मल प्राइस है। अगर चीज नॉर्मल प्राइस पे रहती है तो उसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन जीरो है। यानी कि अगर चीज कल भी 100 रुपए की बिक रही थी, आज भी 100 रुपए की बिक रही है, अगले दिन भी 100 रुपए की बिकेगी, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? जीरो है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पर जीरो है।
लेकिन अब चीज के दाम बढ़ना शुरू होते हैं, चीज के दाम बढ़ते जाते हैं। ठीक, उसके बाद चीज के दाम बढ़ तो रहे हैं लेकिन लगातार घटते रेट से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद चीज के दाम यहां से घटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। ये वाला पोर्शन जहां पर इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है लेकिन उसका रेट लगातार घटता जा रहा है, इस पीरियड इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। और इसके बाद यहां पर इन्फ्लेशन देखिए नेगेटिव हो गया, तो ये जो पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको समझने के लिए हम इनको एक बार इनके अंतर को देख लेते हैं कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर क्या है। तो यहां पर अगर लिखें डिस इन्फ्लेशन और यहां पर लिखें डिफ्लेशन, तो पहला अंतर कि यहां पर इन्फ्लेशन के बढ़ने की दर दर घट रही है। ठीक है, यहां पर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया, यहां पर कीमतें बढ़ रही हैं, यहां पर कीमतें घट रही हैं। ठीक है, ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव कंडीशन मानी जाती है। ये दिखाती है कि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की दर घट रही है तो कंट्रोल में आ रहा है। और यहां पर डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए यदि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिना है, तो ये क्या होगा, डेंजरस हो गया। यानी कि डिफ्लेशन विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इनके नाम इंग्लिश में ही याद रख लें तो बेहतर है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। रेंगने का मतलब क्या होता है, जैसे स्नेल यानी कि घोंघा या कोई जानवर है वो रेंग रहा है, तो रेंगने का मतलब क्या है, बहुत धीमे धीमे चलना, बहुत धीमे चलना। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कुछ और नहीं होता है, जब इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम होता है तो उसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी कि पूरे साल में इन्फ्लेशन का रेट 3% या उससे कम अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये इन्फ्लेशन किस प्रकार का है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। इन्फ्लेशन तो है लेकिन बहुत ही धीमे धीमे रेट से वो बढ़ रहा है, और इस इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोगों ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी देखा था कि इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट को इसी के आसपास रखने की बात की गई है, 4 ± 2 के आसपास की। तो इस प्रकार का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, कीमतें बहुत तेजी से नहीं बढ़ती हैं, साथ साथ जो है वो
एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन है प्लस एक लिमिटेड कंट्रोल्ड रेट पर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद हमारे पास जो अगला इन्फ्लेशन है उसको बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलप का मतलब होता है उछलते हुए चलना, जैसे घोड़ा चलता है, घोड़े की तरह। तो यहां पर इन्फ्लेशन भी घोड़े की तरह दौड़ लगाता है। इन्फ्लेशन का रेट तेज होता है। इन्फ्लेशन का जो रेट है गैलपिंग इन्फ्लेशन में वो तेज होता है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट जनरली माना गया है कि जब जो प्राइस है वो 10% से 100% के दर से बढ़े। जब कीमतें 10% से 100% प्रतिवर्ष की दर से बढ़े तो इसे बोला जाता है गैलपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यह गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक। तो 10 से 20 100% की भी यानी कि डबल डिजिट के आसपास जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसको गैलपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। ये वाला जो इन्फ्लेशन है ये इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है कि तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं। गैलपिंग इन्फ्लेशन के बाद जो अगला इन्फ्लेशन हमारे पास आता है वो होता है हाइपरफ्लेशन। हाइपरफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन में क्या होता है, ये गैलपिंग इन्फ्लेशन से भी तेज गति से जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि जब बहुत तेजी से दाम बढ़े, 1000% से मिलियंस तक दाम बढ़े, तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कि कोई चीज आज 10 रुपए की है और अगले दिन जब 100 की उठो तो देखा कि उसकी कीमत हो गई है 1200 रुपए, उसकी कीमत हो गई है 10,000 रुपए। ये क्या है, ये हो गया हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी की बर्बादी का सूचक होता है। हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमियों को बर्बाद करके रख देता है। ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं और ये सिचुएशन इकोनॉमी को नाश करके रख देती है। ऐसी ही सिचुएशन सन 2020 में आई थी वेनेजुएला में, और वेनेजुएला को बर्बाद करके इसने रख दिया था, उसको अपनी मुद्रा वगैरह को भी चेंज करना पड़ा इस वजह से। ठीक है। तो वेनेजुएला की बहुत बुरी हालत हो गई थी, वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि वहां पर मिलियंस में इन्फ्लेशन का रेट चला गया था। ठीक। तो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब बहुत धीमे धीमे 2 से 3% प्रतिवर्ष बढ़े, यानी कि सिंगल डिजिट, और उसमें भी 5 से कम के लेवल पर रहे, तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में बढ़ता है 10 20 30 40 50 से लेकर 100% तक, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा गैलपिंग इन्फ्लेशन। और जब गैलपिंग इन्फ्लेशन से भी बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़े, मिलियंस में बढ़ने लगे, थाउजेंड्स में बढ़ने लगे परसेंटेज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए खराब होता है, और हाइपर इन्फ्लेशन तो और भी ज्यादा खराब इकोनॉमी के लिए होता है, और मैंने बताया कि ये इकोनॉमियों को बर्बाद करके रख देता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैगफ्लेशन। ये इतना वैसे जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है,
स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन भी हाई हो प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो। यानी कि हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है। और जब ये सिचुएशन आती है तो उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाती है। तो जब हाई इन्फ्लेशन हो, लो अनएम्प्लॉय हाई इन्फ्लेशन हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा लो हो जाए, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। और ये सिचुएशन अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखी है जब हमारे यहाँ कोविड आया। कोविड के केस में इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत, यहाँ पर बेसिकली इसको स्टैगफ्लेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेट करने लगती है। स्टैग्नेट करने लगती है इकोनॉमी। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जो वृद्धि दर है वो शून्य या उसके आसपास आ जाए। ठीक है। तो जो वृद्धि दर है इकोनॉमी की, जो ग्रोथ रेट है वो शून्य या शून्य के आसपास आ जाती है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या बोला जाता है? स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। तो यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता होगी, और होगी तो हम लोग उसको देख लेंगे। फिलहाल इनको आपको ध्यान रखना है। तो स्टैगफ्लेशन है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन। ठीक, इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, और तीसरी चीज कौन सी? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारे पास स्लो हो जाती है। स्टैगफ्लेशन के बाद हम लोगों ने देखना है अगला इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन अक्सर पूछता है, तो ध्यान से रखिए। बॉटलनेक इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन के आने के कारणों को डिफाइन करता है। यहां पर जब डिमांड सेम रहे और सप्लाई घट जाए, तो डिमांड के सेम रहने और सप्लाई के घट जाने से जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट, है ना? रुकावट आना। तो रुकावट किस में आ रही है? सप्लाई में रुकावट आ रही है। तो सप्लाई में रुकावट आ जाने की वजह से जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो ऐसे इन्फ्लेशन को बोला जाता है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। और बॉटल नेक इन्फ्लेशन के बाद अगला है हमारा एक और इंपॉर्टेंट, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है कोर इन्फ्लेशन का। ठीक। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? सभी चीजों के दाम में होने वाली लगातार वृद्धि को इन्फ्लेशन बोलते हैं, और उसकी दर को रेट ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है। तो अब इन्फ्लेशन को मापने के लिए कुछ वस्तुएं ली जाएंगी ना, कि भाई हम कुछ वस्तुओं को देखेंगे, उन वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन है। तो जब हम सभी वस्तुओं के दामों को कंसीडर करके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं हेडलाइन
इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन अब किस पर मापा जाता है? इन्फ्लेशन अब मापा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर नापते हैं। पहले हम लोगों को पता था कि डब्ल्यूपीआई पे मापते थे, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मापते थे, और अब इसको किस पर मापते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मापते हैं। तो सभी वस्तुओं के दामों में जब वृद्धि होती जाती है और जब सभी वस्तुओं को कंसीडर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पर जब हम सभी वस्तुओं को कंसीडर करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो दो बातें होती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिन चीजों के दाम मॉडरेटली बढ़ते हैं, वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके दाम कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से घटते हैं, यानी कि जिनके दामों में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन चीजों के दामों में फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, बहुत ज्यादा जो उतार चढ़ाव होते हैं, उन उतार चढ़ावों की वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो प्रभावित हो जाता है। कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फॉर एग्जांपल 100 चीजों को शामिल किया गया है। 100 चीजों में से 90 चीजें ऐसी हैं जिनके दामों में केवल 1-2%, 4%, 5% का चेंज आता है। लेकिन बाकी 10 चीजें ऐसी हैं जिनके दामों में 100%, 200% का उतार चढ़ाव आ जाता है। इससे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो 10 चीजों के दामों में आने वाला बहुत ज्यादा परिवर्तन ऑन एन एवरेज बाकी चीजों पे आने वाले कम इन्फ्लेशन के चेंज को प्रभावित कर देता है। तो अब यहां पर देखा गया कि बेसिकली वो इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो चीजें ली गई हैं उनमें से दो मुख्य चीजें ऐसी हैं जिनके दामों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। उन चीजों को कहा गया वोलेटाइल गुड्स। क्या कहा गया? वोलेटाइल गुड्स। वोलेटाइल गुड्स का मतलब वो चीजें जिनके दामों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। और यहां पर मुख्यतः दो चीजों को रखा गया। एक रखा गया फूड को, और दूसरा रखा गया एनर्जी सेक्टर को। यानी कि फूड सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में आने वाली चीजों के दामों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, जबकि बाकी जो चीजें हैं उनके दामों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से इन फूड और एनर्जी सेक्टर्स की चीजों को निकाल दें तो वो चीजें बचेंगी जिनके दाम में एक मॉडरेट चेंज आता है। तो अगर हम यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से माइनस कर दें फूड, माइनस कर दें एनर्जी सेक्टर्स की चीजें, तो जो बचेगा वो ही बन जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन बेसिकली गुड्स के उस समूह के इन्फ्लेशन को मेजर करता है जो वॉलेटाइल नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा जिसके दामों में उतार चढ़ाव नहीं आता है। समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड आइटम्स माइनस एनर्जी सेक्टर्स की चीजें बराबर कोर इन्फ्लेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोर इन्फ्लेशन में अगर हम जोड़ दें फूड जो आइटम्स हैं उनके दामों में आने वाले इन्फ्लेशन को, और उसी में इंक्लूड कर दें एनर्जी सेक्टर्स की चीजों के दामों में उतार चढ़ाव को भी शामिल कर लें, तो बन जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में यही अंतर है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी सेक्टर्स की चीजों को भी इन्फ्लेशन को मापने में इंक्लूड किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी सेक्टर्स की चीजों को इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में कंसीडर नहीं किया जाता। ये था हमारा कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन एक नया टर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। 2009 2010 के इकोनॉमिक सर्वे में
ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2009-2010 के इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इस साल हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन निकाला है उस इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें यानी कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके दाम में अन्य गुड्स के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो यहां पर इस फिनोमिना को नाम दिया गया स्क्यूफ्लेशन, यानी कि जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं और नॉर्मली जो चीजें हैं, अधिकांश चीजों के दाम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके दामों में वृद्धि ज्यादा हो गई है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एक 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 झुकाव आ जाएगा इन्फ्लेशन के रेट का टूवर्ड्स उन चीजों की तरफ जिन चीजों के दाम में ज्यादा वृद्धि हुई है, और इस प्रकार के इन्फ्लेशन को उस समय नाम दिया गया स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, तो स्क्यूफ्लेशन क्या है? स्क्यूफ्लेशन उस सिचुएशन को बोलते हैं जब कुछ चीजों के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है एज कंपेयर टू अदर्स, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। अगला है हमारे पास रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है? ठीक है, रिफ्लेशन बेसिकली जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है, सरकार के द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज के वजह से, आरबीआई के द्वारा अपनाए गए मॉनिटरी मेजर्स की वजह से, फिस्कल मेजर्स की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आने लगता है। तो जब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। तो रिफ्लेशन बेसिकली क्या है? उस इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए जो टेक्निक्स अपनाई गई हैं, जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं, उन स्ट्रैटेजीज को, मॉनेटरी या फिस्कल स्ट्रैटेजीज को हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पर इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली अब धीमे धीमे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो रिफ्लेशन बेसिकली क्या है? रिफ्लेशन वो पॉलिसीज हैं, रिफ्लेशन वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। ठीक, तो इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन में क्या अंतर है? इन्फ्लेशन में चीजों के जो दाम है वो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से बढ़ने लगते हैं इकोनॉमी में, जबकि रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन वह स्ट्रैटेजी है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि आउटपुट बढ़े और लोग अब अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको इस हिसाब से मैनिपुलेट करें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में होने वाला प्रोसेस है जो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से शुरू होता है, और जो रिफ्लेशन है वो एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, एक नियामक प्रोसेस है, नियामक प्रक्रिया है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे। हम लोगों ने देखा डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इन्फ्लेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको फिर डिस्कस कर लेंगे और फिर अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।